ये जो देश देख रहे हैं ईरान, क्या ये वही चाल चल रहा है जो चाल इसने 1983 में चली। ईरान को लेकर ये कहा जाता है कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों को खूब आगे बढ़ाता है और उसके कई प्रॉक्सी भी हैं और इन प्रॉक्सी ने समय समय पर ईरान की बड़ी मदद भी की है। जैसे 1983 का साल, लेबनान की राजधानी बेरूत शहर में पहले से ही गृह युद्ध की आग थी। चारों तरफ अलग अलग गुटों की लड़ाई, ईसाई, मुस्लिम, फिलिस्तीनी, इजरायली, सीरियाई फौजें। बीच में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की सेनाएं आई हुई थी MNF के नाम से। जिस तरीके से आज चाह रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप कि बहुत सारे देश मिलकर युद्धपोत भेजें, उस समय ऐसे ही शांति सेना भेजी गई थी इन देशों के द्वारा MNF के नाम से, जिसमें अमेरिकी मरीन्स और फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स भी थे और ये बेरूत के एयरपोर्ट के पास अपने एक बैरक में रह रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम तो यहाँ शांति स्थापना के लिए आए हैं, कोई हमें निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन अंधेरे में एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। कथित तौर पर ईरान की खुफिया एजेंसी और नई नई बनी शिया मिलिशिया, जो बाद में हिजबुल्लाह के नाम से मशहूर हुई, उन्होंने फैसला किया कि इन विदेशी सेनाओं को यहाँ से भगाना है। वजह, अमेरिका और फ्रांस इराक को सपोर्ट कर रहे थे। ईरान इराक युद्ध में ईरान बदला लेना चाहता था। 23 अक्टूबर 1983 की सुबह 6:22 रविवार का दिन था। सूरज अभी अभी निकल रहा था। ज्यादातर मरीन सो रहे थे क्योंकि रात की ड्यूटी खत्म हो चुकी। अचानक एक पीला मर्सिडीज ट्रक तेज रफ्तार से आया। ड्राइवर ने गेट तोड़ा, बैरियर क्रॉस किए, सैंडबैग्स वाली दीवार फोड़ दी, सीधे 4 मंजिला बिल्डिंग में बीच में घुस गया। ट्रक में 12,000 पाउंड से ज्यादा विस्फोटक थे, TNT, गैस सिलेंडर, गैसोलीन। जैसे ही ट्रक बीच में रुका, ड्राइवर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बिल्डिंग हवा में उछल गई। एक मंजिल ऊपर उठी, फिर धड़ाम से गिरकर पैनकेक की तरह चपटी हो गई। कंक्रीट, स्टील, इंसान सब मिल गए। 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा एक दिन में नुकसान हुआ था। और यही नहीं, कुछ मिनट बाद एक दूसरा ट्रक आया और फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स के बैरक में घुस गया। विस्फोट हुआ, 58 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। कुल मिलाकर उस दिन 299 लोग मारे गए, जो ज्यादातर शांति सेना। अब इस हमले के बाद तुरंत ग्रुप ने जिम्मेदारी भी ले ली और बाद में जांच में एक आरोप लगाया गया कि कथित तौर पर ईरान के IRGC का इसमें हाथ। फ्रांस ने उस समय प्रतिक्रिया दी थी कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1984 में MNF वापस चला गया और ईरान को एक चीज समझ में आ गया कि अगर हम इस तरीके से हमले करेंगे तो पश्चिमी सेना वापस चली जाएगी। और अभी का पैटर्न अगर आप देखें तो क्या कुछ मिलता जुलता नहीं है। अमेरिका अगर पहुंचकर हमले नहीं कर सकते तो अमेरिका के बेस पर हमले करो या फिर स्ट्रेट पर हमले करो। क्या कुछ इसी तरीके के पैटर्न में ईरान चल नहीं रहा है? फ्रांस आखिरकार ईरान और अमेरिका के जंग में क्यों कूद रहा है और फ्रांस अमेरिका के कारण क्या भारत पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा एक ट्वीट, जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से कहा था कि आ जाओ जी, सब साथ मिलते हैं और साथ मिलकर हम यहाँ कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। यानी दुनिया भर के सेनाओं को साथ बुलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग रहा है और जापान सहित दुनिया के देश उनके साथ खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना को उन्होंने कहा था, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पेरिस में एक बातचीत हो रही थी कि इस बातचीत के बाद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी आगे मुलाकात ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाइना ने कहा है अमेरिका को, सुनो, अपना तरीका जो है ना, ये तरीका थोड़ा ठीक करो। ये तरीका, जिस तरीके से आपने ट्रेड के लिए फिर से जांच की टीम बिछाई है, ये सब बंद करो। अब इससे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे वो मकसद पूरा होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात नहीं होगी। अब इस बीच क्या होता है
फ्रांस ने भी मना कर दिया, जापान ने भी मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका तो लगा, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को भी चेतावनी दी और कहा कि नाटो अगर नहीं मदद करता है वापस खुलवाने में तो फिर उन्हें भविष्य में बहुत दिक्कत होगा, नाटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने ईरान के संकट को देखते हुए जिस तरीके से बातें कही उसके बाद तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना तो हमारी मदद कर सकता है क्योंकि यहाँ पर उसे भी तो 90% यहीं से तेल मिलता है, लेकिन उसका तेल तो चला ही जा रहा है। उसे किस तरीके की रुकावट है जो वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने को आए। चीन तो वैसे भी मदद करने वाला था नहीं। फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके से अपील की और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम यहाँ पर अपने वॉरशिप नहीं भेजने वाले हैं। अब यहाँ अचानक से क्या होता है, फ्रांस का गुस्सा फूट पड़ता है और फ्रांस का गुस्सा फूटने का एक बड़ा कारण हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और इस बातचीत में चिंता और धमकी दोनों थी। मैक्रोन ने इस दौरान ईरान को चेतावनी दे दिया कि तनाव में लगातार वृद्धि करने से और इस गहरी अस्थिरता से एक ऐसा परिणाम आएगा जो परिणाम बहुत बुरा हो। मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से कहा कि ईरान खुद और अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हूती और अन्य मिलिशिया से जो हमले कर रहा है उसको तुरंत रोका जाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा ये हमले अस्वीकार्य हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति आगे लिखते हैं कि हम जिस बेकाबू तनाव को बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो पूरे क्षेत्र को अराजकता में धकेल रहा है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं और आने वाले सालों में ये गंभीर परिणाम और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो ट्वीट है। आगे इमैनुअल मैक्रोन क्या कहते हैं कि सिर्फ एक नया राजनीतिक और सुरक्षा ढांचा ही सभी के लिए शांति और सुरक्षा ला सकता है। ऐसे ढांचे में इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, साथ ही इसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी अस्थिर करने वाली गतिविधियों से पैदा होने वाले खतरों का समाधान किया जाए। ईरान के इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी चेतावनी इन्होंने दी और कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्वतंत्र आवाजाही बहाल होनी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या फ्रांस आगे आएगा। फ्रांस के साथ जो घटना हुई है 1983 में, इसके बाद ईरान का ये फॉर्मूला कि सभी देशों पर हमले करो, अपने आप अमेरिका पीछे हटेगा, यही नीति यहाँ अपनाई जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि अब हूती विद्रोहियों ने ये कहा है कि हम मंडेब को भी बंद करेंगे। मंडेब कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है मंडेब का, और अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। हूती विद्रोही इस वक्त शांत बैठे थे और अब ऐसा लगता है कि बाब अल मंडेब पर ये किसी तरीके से समस्या खड़ी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से तेल और गैस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।